एक इंसान अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में मर जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक फैंटेसी वर्ल्ड में एक तलवार के रूप में रीइंकार्नेटेड पाता है। और ट्विस्ट ये है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल सॉर्ड नहीं बल्कि आगे चल के एक यंग बीस्ट ट्राइब गर्ल का मेंटर बनने वाला होता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी और जब उसे एहसास होता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में नहीं बल्कि एक ऊंचे पेडेस्टल पर गड़ी हुई तलवार के रूप में पैदा हुआ है तो उसका रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग होता है। कुछ देर के लिए तलवार के दिमाग में एक मिस्टीरियस वॉइस गूंजती है जो उसे पहले से ही वॉर्न कर देती है कि आगे उसका सफर आसान नहीं होने वाला। इतना कहकर वो आवाज गायब हो जाती है। जवाब जानने की क्यूरियोसिटी होते हुए भी तलवार इसे हेलुसिनेशन मानकर इग्नोर कर देती है, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आ जाता है कि अगर वो सच में किसी आइसी स्काई फैंटेसी वर्ल्ड में है तो उसके पास जरूर कुछ स्पेशल एबिलिटीज होंगी। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपना सिस्टम मेन्यू खोलता है और अपना नाम चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक इंटेलिजेंट वेपन है। इतना ही नहीं, सिस्टम खुद उसकी स्किल्स और एबिलिटीज की तारीफ करता है। तलवार खुद से कंपेयर करता है कि उसका डिजाइन बिल्कुल किसी आरपीजी गेम के एंड गेम सॉर्ड जैसा लग रहा है। उसी पल कुछ ड्वार्फ्स उसे उसके पेडेस्टल से खींचने की कोशिश करते हैं। ये देखकर तलवार को इरिटेशन होती है और प्रोवोक होने पर वो अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिससे कुछ ही सेकंड में कई ड्वार्फ्स वहीं ढेर हो जाते हैं। इसी दौरान वो एक गॉब्लिन के अंदर मौजूद क्रिस्टल को काट देता है और अननोइंगली उसकी पावर अब्सॉर्ब कर लेता है। पूरे गॉब्लिन ग्रुप को खत्म करने के बाद वो दोबारा अपना मेन्यू खोलता है और स्टैट्स में बदलाव देखता है। उसे पता चलता है कि अब उसके पास कुल 3 सोल क्रिस्टल्स जमा हो चुके हैं और गॉब्लिन्स को मारने के बाद उसके स्किल स्लॉट्स में नए स्किल्स अनलॉक हो गए हैं। अब उसे एहसास होता है कि वो डिफीटेड एनिमीज से स्किल्स अब्सॉर्ब कर सकता है। तभी एक फीमेल वॉइस फिर से सुनाई देती है जो बताती है कि उसके पास कुल 10 स्किल स्लॉट्स अवेलेबल हैं और पूछती है कि क्या वो उन्हें यूज करना चाहता है। जवाब देने से पहले तलवार एक गॉब्लिन कॉर्प्स पर दोबारा वार करता है और उसका क्रिस्टल अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे 2 और स्किल्स उसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वो अपनी डिगिंग स्किल का इस्तेमाल करके गॉब्लिन बॉडीज को बरी कर देता है और वापस अपने सॉर्ड फॉर्म में लौट आता है। ज्यादा क्रिस्टल्स और स्किल्स पाने की चाह में तलवार ये भी सोचता है कि एक दिन उसे जरूर कोई वर्दी मास्टर मिलेगा जो उसे वील्ड करेगा। दूसरी तरफ एक यंग ब्लैक कैट बीस्ट गर्ल दिखाई जाती है जो एक स्लेव ट्रेडर के अंडर काम कर रही होती है। वो अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग बनने की इच्छा रखती है। कहानी वापस तलवार पर आती है जो अपनी टेलीकिनेसिस से खुद को 3 मिनट तक हवा में उड़ाता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसका एमपी पूरी तरह ड्रेन हो जाता है। तभी उसका सामना एक फ्लोटिंग मॉन्स्टर से होता है। वो उसे तुरंत मारना चाहता है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल्स से उसे जकड़ लेता है और उसका एमपी अब्सॉर्ब करने लगता है। उसी एबिलिटी को खुद पाने की इच्छा में तलवार उसकी टेंटिकल्स काट देता है और उसे फिनिश कर देता है। मॉन्स्टर का क्रिस्टल अब्सॉर्ब होते ही उसे 3 नए स्किल्स मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम फ्लोट होता है। फ्लोट स्किल और टेलीकिनेसिस मिलकर उसे पहले से 5 गुना ज्यादा देर तक उड़ने की एबिलिटी दे देते हैं। इसी पावर का इस्तेमाल करके वो एक जायंट सेंटीपीड को मार गिराता है। इसके बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी एबिलिटीज इवॉल्व हो चुकी हैं और उसे 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। वो 5 पॉइंट्स MP1 बढ़ाने में और बाकी 5 ATK1 बढ़ाने में इन्वेस्ट करता है। नए स्किल्स मिलने से वो काफी खुश होता है, लेकिन साथ ही उसे ये सैडनेस भी रहती है कि अभी तक उसे कोई मास्टर नहीं मिला। उसी रात उसे एक केव मिलती है जो वैम्पायर्स का नेस्ट होती है। वो बाहर के वैम्पायर्स और अंदर मौजूद ज्यादातर वैम्पायर्स को खत्म कर देता है और इस प्रोसेस में कई नए स्किल्स हासिल करता है। केव की डीपेस्ट पार्ट में स्टेल्थी तरीके से आगे बढ़ते हुए वो वैम्पायर से घिरे हुए वैम्पायर किंग तक पहुंचता है। अपनी टेलीकिनेसिस कैटापल्ट अटैक का इस्तेमाल करके वो पल भर में वैम्पायर किंग को खत्म कर देता है और बाकी वैम्पायर्स को भी साफ कर देता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी सोर्ड्समैनशिप स्किल अब लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। ये सोचकर वो फिर खुश होता है कि उसका फ्यूचर मास्टर ये देखकर कितना खुश होगा। इसी बीच ब्लैक कैट बीस्ट गर्ल एक दूसरे स्लेव को अपने ओवरसियर की बीटिंग से बचाने की कोशिश करती है, जिसके बदले उसे पीछे हटने का आदेश दिया जाता है। उसकी डिसोबीडियंस की सजा में उसे रात का खाना भी नहीं दिया जाता। अगली सुबह वो फिर से ओवरसियर से बदला लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जमीन पर लेटने का आदेश दे दिया जाता है। कुछ समय बाद वो और बाकी स्लेव्स एक कैरेज में जंगल के रास्ते ले जाए जाते हैं। उसी दौरान वो मन ही मन वाव करती है कि वो और ज्यादा पावरफुल बनेगी और इवॉल्व करेगी। उधर पेडेस्टल पर मौजूद तलवार ऑब्जर्व करता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है मॉन्स्टर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। वर्ल्ड को जोन्स में डिवाइड किया गया है, जहां हाईएस्ट जोन लेवल 5 है। अब तक तलवार जोन 4 के सभी मॉन्स्टर्स को कंफर्टेबली हैंडल कर चुका होता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो जोन 5 के बॉस एक ग्रीडी स्लाइम को चैलेंज करता है। अपनी टेलीकिनेसिस कैटापल्ट और विंड शूटर स्किल्स को कंबाइन करके वो एक अटैक परफॉर्म करता है, जिसे वो खुद हेवनली स्लैश नाम देता है और स्लाइम को डिफीट कर देता है। इसके रिवॉर्ड में उसे 30 EP और कई नए स्किल्स मिलते हैं, जिनमें से इंस्टा रीजन 1 भी शामिल है, एक ऐसा स्किल जो भारी MP खर्च करके उसे इंस्टेंटली रीजनरेट करने की एबिलिटी देता है। इसके बाद तलवार पॉकेट डायमेंशन का इस्तेमाल करती है, जहां लालची स्लाइम का शव
पल भर में गायब हो जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और तलवार का सामना एरिया 5 के ईस्टर्न बॉस डॉपल स्नेक से होता है। उसे हराने के बाद तलवार को उसकी डॉपल गैंगर एबिलिटी मिलती है, लेकिन अजीब बात यह रहती है कि वो स्किल तलवार को ज्यादा इंप्रेस नहीं करती। इसके बाद तलवार एरिया 5 के नॉर्दर्न बॉस ब्लास्ट टर्टल से भिड़ती है। यहाँ वो अपनी स्प्लिट थिंकिंग स्किल का सही इस्तेमाल करके अपनी अर्थ मैजिक को और रिफाइन करता है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ वो अर्थ वॉल और हेवनली स्लैश का उपयोग करके ब्लास्ट टर्टल को हरा देता है और इस लड़ाई के बाद उसे 2 बिल्कुल नई एबिलिटीज भी मिल जाती हैं। अगले दिन तलवार का सामना एरिया 5 के वेस्टर्न बॉस टायरेंट सेबर टोथ से होता है। यहाँ वो 15 एपी खर्च करके अपनी सुपीरियर पॉइजन फैंग को अपग्रेड करके डेमोनिक पॉइजन फैंग बना लेता है। फिर वो उसकी पॉइजन वीकनेस का पूरा फायदा उठाता है और आखिरकार उस राक्षस को भी गिरा देता है। इस मॉन्स्टर को हराने के बाद तलवार एक बार फिर इवॉल्व करती है और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। अब उसके अंदर और मजबूत मॉन्स्टर्स से लड़ने की क्रेविंग पैदा हो जाती है और इसी जोश में वो एरिया 5 से आगे जंगल की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन यहीं एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब तलवार जमीन में धंस जाती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी एमपी एनर्जी लगातार जमीन में एब्जॉर्ब हो रही है और वो वहीं स्टक हो जाता है। अगले पूरे 1 महीने तक वो उसी हालत में फंसा रहता है और किसी से मदद की गुहार लगाता रहता है। जातीय स्पीशीज की परवाह किए बिना डेस्परेशन में वो अपने कुकिंग स्किल और फायर कंट्रोल स्किल को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा लेता है। इतना ही नहीं, वो अपने वेपन स्टैट्स बूस्ट को भी लेवल 2 तक अपग्रेड कर लेता है ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन से निपटा जा सके। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो जाती है और तलवार अपने हालात के बारे में सोचते सोचते काफी डिप्रेस्ड महसूस करने लगता है। तभी सीन बदलता है और एक 2 हेडेड बेयर उस गाड़ी पर हमला कर देता है जिसमें काली बिल्ली लड़की और बाकी गुलाम सवार होते हैं। वो राक्षस गाड़ी को पूरी तरह तहस नहस कर देता है और कई गुलामों के साथ साथ एक ओवरसीयर को भी मार देता है। इसी केओस के बीच काली बिल्ली लड़की को आज़ादी मिल जाती है। वो एक स्टाफ उठाकर राक्षस पर हमला करती है, लेकिन उसकी ओवरवेलमिंग पावर के सामने वो पूरी तरह क्रश हो जाती है। उसी पल और ज्यादा शक्ति पाने की डेस्परेट इच्छा में तलवार काली बिल्ली लड़की को पुकारता है। वो उसकी आवाज तक पहुंच जाती है और तलवार को हाथ में लेकर उसी 2 हेडेड बियर को डिफीट कर देती है। इसके बाद स्लेव ट्रेडर काली बिल्ली लड़की को दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में आकर वो व्यापारी को मार देती है। फिर वो अपने गले में बंधे स्लेव कॉलर को जला देती है। कॉलर टूटकर गिर जाता है और आखिरकार वो पूरी तरह फ्री हो जाती है। अब काली बिल्ली लड़की तलवार की वील्डर बनने का फैसला करती है ताकि वो इवॉल्व कर सके, क्योंकि अब तक कोई भी ब्लैक कैट ट्राइब का सदस्य इवॉल्व नहीं कर पाया था। उसकी कहानी सुनकर तलवार काफी प्रभावित हो जाता है और उसे ट्रेन करने और उसके गोल को पूरा करने में मदद करने के लिए अग्री कर जाता है। काली बिल्ली लड़की अपना नाम फ्रैन बताती है और क्योंकि तलवार का खुद का कोई नाम नहीं होता, फ्रैन उसे टीचर कहकर बुलाने लगती है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उसने उसे स्ट्रांग बनाने का वादा किया था। वर्तमान में फ्रैन गाड़ी में टीचर के बगल में सो रही होती है। वे एक स्टोन वॉल्ड सिटी की ओर जा रहे होते हैं जहां पे ड्वार्फ्स का एक ग्रुप हमला करने की प्लानिंग कर रहा होता है। रास्ते में ड्वार्फ्स के ग्रुप को हराने के बाद फ्रैन वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके पहले खुद को और फिर टीचर को ड्वार्फ्स के खून से साफ करती है। तभी फ्रैन को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। टीचर के बार बार मना करने के बावजूद फ्रैन उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि गॉब्लिन्स के एक बड़े ग्रुप ने एक मर्चेंट कैरेज को घेर रखा है। अंदर बैठे व्यापारी की रक्षा करने के लिए रैंडल वाम का एक एडवेंचरर पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। फ्रैन मौके पर पहुंचते ही तेजी से गॉब्लिन्स को मार गिराती है, लेकिन गॉब्लिन लीडर भाग निकलता है। फ्रैन की मदद से ग्रेटफुल होकर रैंडल उससे पूछता है कि क्या वो अलेसा तक लिफ्ट लेना चाहेगी। टीचर इस ऑफर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि फ्रैन रास्ते में कैरेज की प्रोटेक्शन में मदद कर सके। इसके अलावा उसे रैंडल एक जेन्युइनली अच्छा इंसान भी लगता है, इसलिए वो फ्रैन को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। सफर के दौरान रैंडल फ्रैन को ग्रेट वुल्फ प्लेन्स में बढ़ते मॉन्स्टर अटैक्स के बारे में बताता है। साफ तौर पर वहां टेरिटरी को लेकर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से गॉब्लिन्स जैसे वीक मॉन्स्टर्स मेन रोड्स के पास शेल्टर लेने लगे थे। ये सुनकर टीचर को एहसास होता है कि शायद उस इलाके में हाल ही में जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटीज का भी हाथ है। इसके बाद फ्रैन पूछती है कि क्या उसे रैंडल वहां लगे हुए प्लेन स्वॉट के बारे में कुछ पता है, लेकिन रैंडल को इसकी कोई जानकारी नहीं होती, जिससे टीचर काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तभी रैंडल पूछ बांटता है कि क्या फ्रैन जी रैंक एडवेंचरर है, और ये सुनकर फ्रैन और टीचर दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद रैंडल उसे और बाकी मॉन्स्टर हंटर्स को समझाता है कि एडवेंचरर रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। वो कुछ फेमस एडवेंचरर्स के नाम भी बताता है। खुद भी एडवेंचरर बनने की इच्छा रखने वाली फ्रैन को वो बताता है कि उसे एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां वो मॉन्स्टर से मिलने वाली मटेरियल्स बेच सकती है। दूसरी तरफ जो गॉब्लिन लीडर भाग गया था वो अपने बेस में लौट आता है। वहां पे गॉब्लिन शमन अलग अलग गॉब्लिन स्पीशीज को समन करता है और इस प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर में भी डिस्टर्बिंग बदलाव आने लगते हैं। कहानी वापस फ्रैन की तरफ आती है। कैरेज आखिरकार एलेसा पहुंच जाती है। जैसे ही फ्रैन एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ बढ़ती है, टीचर आसपास के एडवेंचरर्स के हथियारों पर आइडेंटिफाई स्पेल डालता है और ये देखकर वो अंदर से टूट सा जाता है, क्योंकि वहां मौजूद ज्यादातर हथियार उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। यही सोचते हुए टीचर थोड़ा उदास हो जाता है। फिर फ्रैन टीचर की तारीफ करते हुए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और यहीं टीचर का मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है।
इसी के साथ दोनों कैजुअली एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ बढ़ते हैं। गिल्ड के अंदर रिसेप्शनिस्ट नेल पहले से ही वहां मौजूद एडवेंचरर्स के रूड बिहेवियर से जूझ रही होती है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी फ्रैन सीधे नेल के पास जाकर कामली कहती है कि वो एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करना चाहती है। दिल ही दिल में नेल को लगता है कि फ्रैन शायद अभी साहसी बनने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे मॉक बैटल टेस्ट देने की परमिशन दे देती है। टेस्ट शुरू होते ही एग्जामिनर डोनाल्ड ऊंची और भारी आवाज में अपना परिचय देता है और डर का माहौल बनाने की कोशिश करता है। उसी पल टीचर डोनाल्ड पर आइडेंटिफाई स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसकी ओवरवेलमिंग ताकत देखकर जेन्युइनली चौंक जाता है, क्योंकि डोनाल्ड साफ तौर पर एक सीरियस ओपोनेंट है। लड़ाई की शुरुआत में फ्रैन को डोनाल्ड के अटैक से खुद को बचाने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए टीचर तुरंत उस पर सपोर्ट इफेक्ट्स डालता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़े समय के लिए बूस्ट हो जाती है। इन बफ्स के साथ अर्थ और फायर मैजिक को कंबाइन करते हुए फ्रैन आखिरकार ड्रैगन फैंग अटैक से फाइट खत्म कर देती है। डोनाल्ड को हराते ही फ्रैन ऑफिशियली टेस्ट पास कर लेती है। इसके बाद फ्रैन डोनाल्ड के साथ गिल्ड मास्टर क्लिम्ट से मिलने उसके ऑफिस जाती है। क्लिम्ट ये जानने की कोशिश करता है कि फ्रैन ने सोर्ड्समैनशिप और स्पेल्स का इतना गहरा ज्ञान आखिर सीखा कहाँ से, लेकिन टीचर की एडवाइस मानते हुए फ्रैन पोलाइटली जवाब देने से मना कर देती है। ये समझकर क्लिम्ट फ्रैन पर आइडेंटिफाई स्पेल डालने की कोशिश करता है। हालांकि टीचर की आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन की वजह से ये स्पेल पूरी तरह फेल हो जाती है। ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो असफल तो नहीं हो गई, क्लिम्ट फ्रैन को अश्योर करता है कि वो पास हो चुकी है, क्योंकि स्पिरिट्स पूरी तरह काम है। इसके बाद टीचर क्यूरियोसिटी में क्लिम्ट पर आइडेंटिफाई डालता है और उसके इंप्रेसिव स्टैट्स और स्किल्स देखकर फिर से दंग रह जाता है। उसी वक्त नेल कमरे में आती है और बताती है कि सब कुछ क्लियर है। क्लिम्ट फ्रैन को उसका गिल्ड कार्ड इशू करने की अनुमति दे देता है। एक खास कमरे में जहां दीवारों पर पत्थर से तराशे गए चेहरे बने होते हैं, बीच में एक पेडेस्टल पर बड़ा सा क्रिस्टल रखा होता है। फ्रैन उस क्रिस्टल पर अपना मैना सिग्नेचर दर्ज करती है और फिर अपना क्लास स्पेल स्वॉर्ड चूज करती है। सब फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद नेल फ्रैन को उसका गिल्ड कार्ड सौंप देती है। रिसेप्शन डेस्क पर वापस आकर फ्रैन अपने कुछ मॉन्स्टर मटेरियल्स जमा करती है और कुल 1,95,000 गोल्ड कमा लेती है। जैसे ही फ्रैन बाहर निकलने लगती है, 4 एडवेंचरर्स उसे घेर कर उससे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। नेल तुरंत बीच में आकर उन्हें डांटती है। उनमें से एक एडवेंचरर गुस्से में नेल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैन तुरंत उसे बचा लेती है। टीचर कामली सुझाव देता है कि अगर लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ें, मगर वे एडवेंचरर्स रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक फ्रैन को ब्लैक कैट ट्राइब कहकर इंसल्ट करता है। बस यही फ्रैन का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो पल भर में उसका पैर काट देती है और फिर ऑसिलेशन का इस्तेमाल करके बाकी बचे एडवेंचरर्स को भी गिरा देती है। नेल लीडर का इलाज तब तक करने से इनकार करती है जब तक वो भारी जुर्माना नहीं भर देता। जुर्माना भरने के बाद फ्रैन गिल्ड छोड़ देती है, लेकिन बाहर निकलते ही एक ड्वार्फ टीचर पर अपनी डिवाइन साइट का इस्तेमाल करता है और समझ जाता है कि वो एक इंटेलिजेंट वेपन है। इसके बाद फ्रैन टीचर को अपनी पीठ पर लेकर एलिसा के आसपास स्टॉल्स में इक्विपमेंट ढूंढने लगती है। तभी गैरस नाम का एक व्यक्ति उनके पास आता है और अपनी दुकान पर सामान देखने का सुझाव देता है। टीचर क्यूरियोसिटी में गैरस पर आइडेंटिफाई डालता है और उसके नाम, स्टैट्स और स्किल्स देखकर जेन्युइनली इंप्रेस हो जाता है। टीचर की सलाह पर गैरस फ्रैन को अपनी शॉप तक ले जाता है। रास्ते में 2 आदमी गैरस को फ्रैन के साथ ट्रेड करने पर फटकारते हैं, लेकिन गैरस साफ बता देता है कि वे लोग उसका सामान रीसेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ व्यापार नहीं करता। दुकान पहुंचने के बाद फ्रैन क्यूरियोसिटी से गैरस से पूछती है कि वो उन एरोगेंट लोगों से ट्रेड क्यों नहीं करता, लेकिन उससे खुशी खुशी क्यों कर रहा है। गैरस मुस्कुराते हुए कहता है कि गिल्ड में फ्रैन का बिहेवियर देखकर वो प्रभावित हुआ था, इसलिए वो विलिंगली उसके साथ व्यापार करना चाहता है। गैरस की शॉप में फ्रैन अलग अलग इक्विपमेंट पहनकर देखती है और टीचर उनके परफॉर्मेंस से काफ़ी इंप्रेस होता है। गैरस ये भी बताता है कि शहर में मौजूद स्वॉर्ड्स टीचर से ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर वो कैजुअली रिवील कर देता है कि उसे पता है टीचर असल में एक इंटेलिजेंट वेपन है। ये सुनते ही फ्रैन अलर्ट हो जाती है और इंस्टिंक्टिवली पीछे हटती है, जबकि टीचर समझने की कोशिश करता है कि गैरस को उसकी असली पहचान कैसे पता चली। गैरस हंसकर बताता है कि उसके पास गॉड आइज नाम का एक स्पेशल स्किल है जो आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन को भी बाईपास कर सकता है। अपनी डिवाइन साइट का दोबारा इस्तेमाल करते हुए गैरस टीचर का पूरा असेसमेंट करता है
और उसके ओवरवेलमिंग स्किल्स देखकर खुद भी हैरान हो जाता है। टीचर के मुंह से अनजाने में एक रिएक्शन निकल जाता है जिसे गैरस तुरंत समझ जाता है। टीचर झुंझलाकर कुछ तिरस्कार भरे शब्द कह देता है, लेकिन गैरस उसे अश्योर करता है कि एक क्यूरियस ब्लैकस्मिथ होने के नाते वो बस बातचीत करना चाहता है। टीचर की करंट कंडीशन देखकर गैरस कहता है कि फ्रैन को अभी दूसरी तलवार की जरूरत नहीं है। हालांकि टीचर ये पॉइंट आउट करता है कि गैरस की एक तलवार उससे ज्यादा पावरफुल है। इस पर गैरस कामली समझाता है कि अटैक पावर ज्यादा होने के बावजूद मैना कंडक्टिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, और शायद टीचर इस फर्क को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा है। ये डिफरेंस दिखाने के लिए गैरस दीवार से 450 अटैक पावर वाली तलवार निकालता है और फ्रैन से कहता है कि वो टीचर को छोड़ दे, उन्हें 100 मैना पॉइंट्स दे और फिर उस तलवार से अटैक करके फर्क खुद देखे। फ्रैन ऐसा ही करती है और 450 ATK वाली तलवार एक ही बार में टूटकर बिखर जाती है। इसके बाद गैरस समझाता है कि टीचर की माना कंडक्टिविटी एयर टाइप है, यानी उसकी माना एफिशिएंसी पूरे 200% तक पहुंच जाती है और वो बिना किसी स्ट्रेन के 1000 माना तक चार्ज कर सकता है। टीचर मन ही मन कैलकुलेट करता है कि अगर वो पूरे 1000 माना का इस्तेमाल करे तो उसकी ATK पावर 2000 से भी ऊपर जा सकती है। ये सुनकर गैरस उसकी खुलकर तारीफ करता है और कहता है कि टीचर अब तक देखी गई सबसे इंप्रेसिव मैजिकल स्वॉर्ड्स में से एक है। यही दोनों के बीच एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, जिससे गैरस थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूछ बैठता है कि टीचर को असल में बनाया किसने था। लेकिन टीचर खुद भी नहीं जानता कि उसका क्रिएटर कौन था, इसलिए वो उल्टा गैरस से पूछता है कि क्या उसके देवता इस बारे में कुछ बता सकते हैं। गैरस जवाब देता है कि उसकी जैसी ब्लैकस्मिथिंग स्किल वाला कोई इंसान टीचर को बना ही नहीं सकता। हालांकि वो ये भी जोड़ता है कि शायद कोई डिवाइन क्राफ्ट्समैन ऐसा कर सकता है। इसके बाद गैरस देव शिल्पियों के इतिहास और उनके द्वारा बनाई गई डिवाइन स्वॉर्ड्स की प्रक्रिया के बारे में डिटेल में बताता है और साफ करता है कि टीचर उन डिवाइन स्वॉर्ड्स में शामिल नहीं है। वो ये भी बताता है कि उसने आज तक सिर्फ एक ही डिवाइन स्वॉर्ड देखी थी, जिसका नाम एग्ने था। अब तक की सारी जानकारी के लिए आभारी होकर टीचर गैरस से रिक्वेस्ट करता है कि वो इकट्ठा की गई मॉन्स्टर मटेरियल से उसके लिए एक स्कैबर्ड बना दे। टीचर थोड़ा नर्वस होते हुए अपनी जमा की हुई सामग्री दिखाता है, जिस पर गैरस बताता है कि ये सब DC रैंक मॉन्स्टर्स से मिली हुई हैं और वो स्कैबर्ड मुफ्त में बनाने की पेशकश करता है। गैरस ये भी बताता है कि स्कैबर्ड बनने में 3 दिन लगेंगे और आर्मर पूरा करने में करीब 1 महीना। इसके बाद फ्रैन और टीचर गैरस की दुकान से बाहर निकल जाते हैं। एलिसा की गलियों में घूमते हुए टीचर अचानक फ्रैन से पूछता है कि क्या उसे पैंटीज की जरूरत है। फ्रैन बिना हिचक कह देती है कि उसे कोई जरूरत नहीं है। तभी एक महिला उनकी बात काटते हुए जोर देकर कहती है कि उन्हें उसकी दुकान पर जरूर आना चाहिए। दुकान के अंदर शॉपकीपर फ्रैन को चुनने के लिए तरह तरह की पैंटीज और कपड़े दिखाने लगती है। दुकानदार की सलाह मानते हुए फ्रैन और टीचर आगे बढ़कर रूफस नाम के एक लंबे चौड़े आदमी की जनरल स्टोर पर पहुंचते हैं। टीचर जब रूफस पर आइडेंटिफाई इस्तेमाल करता है तो पता चलता है कि उसकी STR पूरे 150 है। फ्रैन उससे पूछती है कि क्या वो एडवेंचरर है, जिस पर रूफस बताता है कि वो रिटायर हो चुका है और 3 साल पहले उसने ये दुकान खोली थी। इसके बाद फ्रैन वहां से कुकिंग सप्लाईज खरीदती है और रात बिताने के लिए एक इन मिलने पर टीचर उसके लिए फ्राइड चिकन बनाता है। खाना खाकर और पजामास पहनने के बाद टीचर सोने से पहले अपने कमरे में हीलिंग मैजिक की प्रैक्टिस करता है, ताकि आने वाली लड़ाइयों के लिए बेहतर तैयारी हो सके। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी दौरान एक गुफा से गॉब्लिन्स का एक झुंड बाहर निकल चुका है। अगले दिन फ्रैन और टीचर पास के जंगल में कुछ हील ग्रास ढूंढते हैं, जिनका इस्तेमाल पोषण बनाने में होता है। इसके बाद उन्हें पॉइजन क्योर करने वाला एक फल मिलता है और कुछ स्ट्रेंथ बूस्टिंग मशरूम्स भी, जो कुकिंग के लिए परफेक्ट होते हैं। क्योंकि वे G रैंक एडवेंचरर्स हैं, इसलिए हर्ब्स कलेक्ट करना और गॉब्लिन्स जैसे कमजोर मॉन्स्टर्स से निपटना उनके लिए नॉर्मल काम है। तभी फ्रैन को किसी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस दिशा में जाती है जहां उसे लिली, क्रुल और यूस्टस 13 गॉब्लिन से घिरे हुए मिलते हैं। मौके पर पहुंचते ही टीचर नोटिस करता है कि कुछ गॉब्लिन्स एक्चुअली हॉबगॉब्लिन्स हैं। ये समझते ही फ्रैन बिना रुके आगे बढ़ती है और फायर स्पेल से उनमें से 3 को तुरंत गिरा देती है। जंगल में फ्रैन द्वारा गलती से फैली आग को रोकने के लिए टीचर उसे अर्थ मैजिक इस्तेमाल करने की सलाह देता है। इसके बाद फ्रैन और टीचर मिलकर गॉब्लिन्स पर स्टोन एरोज और स्टोन बुलेट्स चलाते हैं, जिससे पहले ही एक्सचेंज में कई गॉब्लिन्स ढेर हो जाते हैं। फिर फ्रैन ड्यूअल स्ट्राइक से कुछ गॉब्लिन्स को खत्म करती है और टीचर की स्टोन बुलेट से एक और गॉब्लिन गिरता है, जिससे फ्रैन का लेवल 4 हो जाता है। इसके बाद फ्रैन टीचर की हैवी स्ट्राइक और स्टोन बुलेट की मदद से बाकी सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देती है। लड़ाई के बाद फ्रैन एडवेंचरर्स के पास जाकर उन पर सर्कल हीलिंग इस्तेमाल करती है और रिवॉर्ड के तौर पर हॉबगॉब्लिन मटेरियल्स लेने के लिए सहमत हो जाती है। जब यूस्टस हॉबगॉब्लिन्स के दिखने का जिक्र करते हुए कहता है कि ये गॉब्लिन स्टैम्पीड का संकेत हो सकता है, तब फ्रैन और टीचर पहली बार इसके बारे में डिटेल में सुनते हैं। इसी बीच एक गॉब्लिन अपने साथियों को सिग्नल देता है, लेकिन टीचर उसे स्टोन बुलेट से वहीं ढेर कर देता है।
और गॉब्लिन्स आने वाले होते हैं, इसलिए फ्रैन एडवेंचरर्स को एलिसा वापस भेज देती है ताकि वे शहर को वार्न कर सकें, जबकि वो खुद आने वाले गॉब्लिन से निपटने का फैसला करती है। इस प्रोसेस में फ्रैन का लेवल 8 तक पहुंच जाता है। गॉब्लिन से घिरी होने और उनकी संख्या ज्यादा होने के बावजूद वो हार मानने से साफ इनकार कर देती है। टीचर को अब उनकी ताकत की लिमिट्स साफ दिखने लगती हैं। फ्रैन खुद भी अपनी वीकनेसेस मानती है, लेकिन वो टीचर की ट्रेनिंग में मास्टर बनकर और भी पावरफुल होना चाहती है। तभी 2 जिन उन पर हमला करते हैं और फ्रैन एक ही बार में दोनों को खत्म कर देती है। अब और भी जिन्स के घेर लेने पर फ्रैन बिना डरे आगे बढ़ने की तैयारी करती है और खुद को और मजबूत बनाने का पक्का संकल्प करती है। उसी पर टीचर को एहसास होता है कि उसका जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव रवैया असल में खुद को चोट से बचाने का तरीका था। फ्रैन के स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व से इंस्पायर होकर टीचर तय करता है कि वो उसकी हर पॉसिबल मदद करेगा। और इसी के साथ शाम तक फ्रैन टीचर की गाइडेंस में लगातार गॉब्लिन्स का सफाया करती रहती है। ऐसा करते करते फ्रैन का लेवल सीधे 12 तक पहुंच जाता है। उसी रात फ्रैन और टीचर गैरिस की दुकान पर जाते हैं। गैरिस फ्रैन की थकी हारी हालत देखकर जेन्युइनली चौंक जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसने 100 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स को अकेले मार डाला है तो वो कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाता। टीचर फिर गैरिस से फ्रैन के आर्मर की मरम्मत करने को कहता है और साथ ही ये भी बताता है कि 2 दिन बाद फ्रैन अपनी पहली डंजन में जाने वाली है। अगले दिन फ्रैन को गॉब्लिन्स का एक सीक्रेट हाइडआउट मिल जाता है, लेकिन टीचर उसे सीधे अंदर जाने से मना कर देता है और सजेस्ट करता है कि पहले गॉब्लिन बॉडीज से क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लिए जाएं। थोड़ी ही देर में क्रल, लिली, यूस्टिस और कुछ दूसरे एडवेंचरर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। फ्रैन सबको गॉब्लिन हाइडआउट दिखाती है और एक ड्वार्फ एडवेंचरर बताता है कि 1 महीने पहले तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ये हाल ही में बना हुआ सीक्रेट बेस है। क्रल सलाह देता है कि फ्रैन तुरंत अलेसा लौटकर गिल्ड मास्टर को डंजन के बारे में इन्फॉर्म करे, जबकि उसका ग्रुप यहाँ निगरानी रखेगा। फ्रैन इस प्लान से एग्री कर जाती है। वापस जाते समय डोनाल्ड उससे कैजुअली पूछता है कि उसने अब तक कितने गॉब्लिन्स मारे हैं। फ्रैन का जवाब थोड़ा वेग होता है। इस पर क्लिम्ट खुद पूछता है कि क्या वो कोई क्लियर नंबर बता सकती है। तब टीचर की मदद से फ्रैन बताती है कि उसने लगभग 130 गॉब्लिन्स मारे हैं, जिनमें करीब 20 हाई रैंक थे। डोनाल्ड तुरंत समझ जाता है कि इतनी संख्या साफ तौर पर गॉब्लिन स्टैम्पीड की ओर इशारा करती है। क्लिम्ट हालात को इवैल्यूएट करता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि अब ये जगह सिर्फ हाइडआउट नहीं बल्कि ऑफिशियली डंजन मानी जा रही थी। इसी जानकारी के आधार पर क्लिम्ट फ्रैन को F रैंक में प्रमोट कर देता है। बाद में फ्रैन ये खुशखबरी गैरिस को देती है, जो टेबल पर रखे 4 मैना क्रिस्टल्स की मदद से उसके आर्मर की मरम्मत कर देता है। टीचर गैरिस की रेस्टोरेशन स्पेल से काफी इंप्रेस्ड होता है और मैना क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। साथ ही ये भी बताता है कि जो स्किल उसने यूज की वो एक मैजिकल ब्लैकस्मिथ की एबिलिटी थी। कॉस्ट जानने पर गैरिस बताता है कि अभी की रिपेयर में 10,000 गोल्ड कॉइन्स लगे हैं, लेकिन क्योंकि क्रिस्टल्स टाइम के साथ वीकन हो जाते हैं, फ्यूचर रिपेयर्स में करीब 30,000 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। इसके बाद फ्रैन डंजन्स के बारे में पूछती है और गैरिस कामली डंजन्स, कोर्स और डंजन मास्टर्स के बारे में डिटेल में समझाता है। जब फ्रैन अपना रिपेयर्ड आर्मर पहनकर जाने के लिए रेडी हो जाती है तो गैरिस टीचर को बताता है कि उसके लिए बनाया गया कस्टम मेड स्कैबर्ड अगले दिन तक तैयार हो जाएगा। इन वापस आकर टीचर फ्रैन के स्टैट्स चेक करता है और नोटिस करता है कि उसने गॉब्लिन किलर का नया टाइटल अनलॉक कर लिया है। इसके बाद फ्रैन जिद करती है कि वे साथ में बात लें। टीचर मना करता है, लेकिन आखिरकार फ्रैन की जिद जीत जाती है। नहाने के बाद फ्रैन टीचर को साफ करने लगती है, तभी नेल 2 और महिलाओं के साथ उन्हें रोक लेती है और कहती है कि बाथ हाउस में तलवार लाना एटिकेट का सीरियस वायलेशन है। नेल को देखकर टीचर थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है और बाद में सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। नेल गॉब्लिन हंटिंग में नाइट्स ब्रिगेड की मदद से इनकार करने पर खुलकर नाराजगी जताती है, जिसकी वजह से पूरा बोझ एडवेंचरस पर आ गया है। वो बताती है कि नाइट्स का ल्यूटेनेंट आलसान नाम का एक नोबल एडवेंचरस से नफरत करता है और उसी ने अपकमिंग गॉब्लिन मिशन के लिए सपोर्ट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। नेल कहती है कि काश अमेंडा यहाँ होती। वो उसका पूरा नाम और रैंक भी बताती है, लेकिन ग्रेट वुल्फ प्लेन्स में एक और मिशन पर होने की वजह से अमेंडा आ नहीं सकती। केओस गॉड की बात सुनकर फ्रैंक क्यूरियोसिटी में नेल से गॉड्स के बारे में पूछती है। नेल डिटेल में बताती है और रिवील करती है कि केओस गॉडेस एक महिला है। फिर फ्रैन पूछती है कि क्या वॉर का भी कोई गॉड था। नेल बताती है कि था, लेकिन पावर की लालच में उसका पतन हो गया। उस फॉलन गॉड ने दूसरे गॉड्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया और हार गया। उसके शरीर के टुकड़े पूरे लैंड में बिखेर कर सील कर दिए गए। जो हिस्से सील नहीं हो पाए वो गॉब्लिन्स और ऑक्स जैसे मॉन्स्टर्स में बदल गए। ये सब सुनकर टीचर को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंसाइटफुल लगती है, लेकिन फ्रैन का दिमाग इतनी सारी बातें एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। इसलिए टीचर फ्रैन को उसके रूम में वापस ले जाता है और उसे पूरी रात आराम करने देता है। अगले दिन फ्रैन और टीचर गैरिस की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें टीचर द्वारा ऑर्डर किया गया कस्टमाइज स्कैबर्ड मिल जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए टीचर उसे तुरंत खोलकर देखता है और जेन्युइनली खुश हो जाता है।
इसके बाद गैरेस उस कैबर्ड की यूनिक फीचर एक्सप्लेन करता है। नीचे लगे एक स्विच से वो वर्टिकली ओपन हो सकता है। फिर फ्रैन और टीचर डोनाल्ड्रॉन की लीडरशिप में गॉब्लिन डंजन सब्जुगेशन के लिए भेजे गए एडवेंचरर्स के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, जहां मिशन ऑब्जेक्टिव्स रिव्यू किए जाते हैं। इसी बीच गॉब्लिन्स का एक झुंड अचानक डंजन से बाहर निकल आता है। इस सरप्राइज अटैक की वजह से एडवेंचरर्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, जिसे टीचर गॉब्लिन्स की प्लान स्ट्रैटेजी मानता है। तभी फ्रैन एक गॉब्लिन के चंगुल में फंसे एडवेंचरर को बचा लेती है। क्रिस्टल्स कलेक्ट करने से अननेसेसरी अटेंशन खींचने से बचने के लिए फ्रैन डिसाइड करती है कि अब उसे केव के अंदर जाना होगा। अंदर घुसने से पहले फ्रैन एयर लीप का इस्तेमाल करके हवा में छलांग लगाती है और फिर एक साथ कई गॉब्लिन्स को खत्म करने के लिए ट्राई एक्सप्लोजन कास्ट कर देती है। फिर वो सोनिक वेव का इस्तेमाल करके एक साथ कई दुश्मनों को गिरा देती है और साथ साथ फ्लेयर ब्लास्ट से उन पर लगातार प्रेशर बनाए रखती है। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है, फ्रैन और टीचर गुफा के अंदर एंटर करते हैं, जहां गहराई में बैठा डंजन मास्टर अपनी केयरफुली बनाई गई एम्बुश प्लान पर गर्व कर रहा होता है और खुद ही बताता है कि कैसे इन मॉन्स्टर्स ने इंसानों में डर फैला रखा है। उसके ठहाके के साथ ही उसके पास एक मिस्टीरियस फिगर हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। फ्रैन को संभाले हुए टीचर डंजन में आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे पीछे डोनाल्ड्रॉन और बाकी एडवेंचरर्स भी आते हैं, रास्ते में मिलने वाले गॉब्लिन्स को खत्म करते हुए। टीचर फ्रैन को कामली रिमाइंड करता है कि अगर आगे की लड़ाइयां ज्यादा डेंजरस हो जाएं, तो रिटर्न फेदर का इस्तेमाल करने में हिचकिचाना नहीं है। टीचर की गाइडेंस मानते हुए फ्रैन कुछ गॉब्लिन्स और उनके कॉप्सेस से क्रिस्टल्स कलेक्ट करती है, जबकि बाकी क्रिस्टल्स एडवेंचरर्स के लिए छोड़ देती है। थोड़ी ही देर में उन्हें सेकंड फ्लोर की ओर जाने वाला रास्ता मिल जाता है। टीचर को जमीन में गाड़ते हुए फ्रैन और टीचर साथ साथ एकोलोकेशन, ट्रेमर सेंस, सेंस प्रेजेंस और थर्मल विजन एक्टिवेट करके आगे का पूरा सिचुएशन स्कैन करते हैं। सामने 2 हॉब गॉब्लिन आर्चर्स दिखाई देते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए फ्रैन और टीचर उन पर अटैक करते हैं, जिससे वे जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन यही पीछा करते करते उन्हें सीधे गॉब्लिन किंग और क्वीन तक ले आता है। इसी दौरान डोनाल्ड्रॉन और बाकी एडवेंचरर्स फ्रैन द्वारा छोड़े गए गॉब्लिन्स का सफाया कर देते हैं और फ्रैन अब तक किए गए अपने इंसेन फीट्स के बारे में कैजुअली बताती चलती है। जब फ्रैन वापस फोकस करती है तो वो गॉब्लिन किंग और क्वीन को एक ह्यूज गॉब्लिन होर्ड के साथ खड़ा पाती है। फ्रैन को आगे बढ़ने से रोकते हुए टीचर सजेस्ट करता है कि पहले स्पेल्स से गॉब्लिन्स की संख्या कम की जाए और फिर किंग क्वीन को डील किया जाए। लेकिन प्लान वही गड़बड़ा जाता है जब टीचर की एक मिसकैलकुलेशन में किंग और क्वीन पहले ही मारे जाते हैं। फ्रैन इस पर जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हो जाती है। आगे बढ़ते हुए ये साफ हो जाता है कि ना गॉब्लिन किंग और ना ही क्वीन असली डंजन मास्टर थे। आखिर में वे एक बड़े गेट तक पहुंचते हैं और जैसे ही वो पास जाते हैं, आर्मी बीटल्स का एक स्वॉर्म उन पर टूट पड़ता है, जिनमें से कुछ रेयर स्किल्स देने वाले भी हो सकते थे। पूरे 30 मिनट्स तक मॉन्स्टर्स मारने के बाद भी कोई सॉलिड प्रोग्रेस नहीं दिखती। तभी टीचर एक आर्मी बीटल कमांडर को नोटिस करता है और समझ जाता है कि जैसे ही फ्रैन किसी बीटल को मारती है, वो लीडर और मिनियन समन कर रहा है। आर्मी बीटल की मिनियन समनिंग एबिलिटी में इंटरेस्ट लेते हुए टीचर फ्रैन से उसकी कंडीशन पूछता है और फ्रैन कैजुअली जवाब देती है कि वो परफेक्टली फाइन है। इसके बाद टीचर ट्राई एक्सप्लोजन एक्टिवेट करता है, जिससे आर्मी बीटल्स ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाते हैं और उनका लीडर कंप्लीटली एक्सपोज हो जाता है। उसी मोमेंट फ्रैन उसे खत्म कर देती है। मिनियन समनिंग स्किल हासिल करने और अपने विंग मैजिक लेवल को 7 तक बढ़ाने के बाद फ्रैन को एक और डोर दिखाई देता है। उस दरवाजे के पीछे से एक पावरफुल मैजिकल ऑरा साफ महसूस हो रही थी। एंटर करने से पहले टीचर टेम्पररी अपनी एबिलिटीज बूस्ट करता है, रेजिस्टेंस एनहांसमेंट, सेंसरी बूस्ट और फिजिकल पावर अप का इस्तेमाल करके। और अगर फ्रैन को किसी भी पॉइंट पर चोट लगती है तो रीजनरेशन एक्टिवेट करने का प्लान पहले से रेडी था। टीचर फ्रैन से वादा करता है कि एक्सप्लोरेशन खत्म होने के बाद वो उसके लिए अपना स्पेशल डिश करी बनाएगा। ये सुनते ही फ्रैन की आंखें चमक उठती हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते हैं, फ्रैन और टीचर का सामना एक मैसिव विंग्ड मॉन्स्टर से होता है और यहीं से माहौल पूरी तरह टेंस हो जाता है। एलेसा में नेल, डोनाल्ड्रॉन और फ्रैन की डंजन क्लियर मिशन की अपडेट लेने के लिए क्लिम्ट के ऑफिस पहुंचती है। क्लिम्ट कामली उसे रीएश्योर करता है और कहता है कि न्यूली फॉर्म डंजन में ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए। डोनाल्ड्रॉन का ग्रुप भी डंजन के अंदर सेकंड फ्लोर के पहले गेट से आगे नहीं बढ़ पाया था और यहीं से टेंशन बिल्ड होने लगती है। इधर फ्रैन की तरफ टीचर उस क्रीचर पर आइडेंटिफाई स्पेल यूज करता है और इंस्टेंटली समझ जाता है कि सामने खड़ा एनिमी एक बेहद पावरफुल डीमन है। उसकी एक एबिलिटी स्किल टेकर टीचर को जेन्युइनली वरी कर देती है और वो फ्रैन को रैंडल से सुनी हुई डीमन रिलेटेड बातें याद दिलाता है।
तभी एक रेयर टाइप गॉब्लिन उस डीमन को फ्रैन से फाइट करने का ऑर्डर देता है और अपने गॉब्लिन कॉमरेड्स को मरने देने पर उसे डांटता है, लेकिन डीमन अपने मास्टर के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। लड़ते लड़ते वो गॉब्लिन को साफ वार्निंग देता है, चुप रहो वरना मरोगे। इसी बीच 500 MP की पावर के साथ टीचर और फ्रैन उस जायंट डीमन का सामना करते हैं जो तलवार चलाते हुए बेहद एग्रेसिव हो चुका था। फाइट के दौरान डीमन अपर हैंड ले लेता है और फ्रैन के दोनों हाथ काट देता है। टीचर पैनिक नहीं करता, फ्रैन को और नुकसान से बचाने के लिए वो तुरंत फायर वॉल कास्ट करता है और फिर ग्रेटर हील से फ्रैन के हाथ दोबारा जोड़ देता है। तभी डीमन अपनी डार्क मैजिक से अटैक करने की कोशिश करता है और टीचर समझ जाता है कि वो शैडो मैजिक के जरिए फ्रैन की शैडो का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट कर रहा है। काउंटर अटैक में फ्रैन उसे हिट करने में कामयाब होती है, लेकिन डीमन तुरंत एक पावरफुल स्पेल से पलटवार कर देता है। टीचर बार बार फ्रैन को कहता है कि मौका मिलते ही रिटर्न फेदर यूज कर लेना, लेकिन फ्रैन पूरी तरह डिटर्मिन्ड थी, वो जीतना चाहती थी। डीमन मान लेता है कि फ्रैन की स्वॉर्ड्समैनशिप और एजिलिटी उससे बेहतर है, इसलिए वो अपनी स्किल स्टीलिंग एबिलिटी एक्टिवेट करके फ्रैन की स्किल्स चुरा लेता है। स्किल स्टील करने का दावा करते हुए वो फ्रैन पर हमला करता है, लेकिन फ्रैन उसके मुंह के बाएं हिस्से को चीरकर घायल कर देती है। यही टीचर को रियलाइजेशन होती है, डीमन को ये पता ही नहीं था कि स्किल स्टील करते समय उसने अपनी पावर्स फ्रैन के साथ शेयर कर दी थी। डीमन की मदद करने के इरादे से डंजन मास्टर ड्वार्फ्स की एक आर्मी समन करता है, लेकिन डीमन का ब्लैक बॉम्ब स्पेल उन्हें इंस्टेंटली वाइप आउट कर देता है। डंजन मास्टर को क्लियर वार्निंग देते हुए कि अगर उसने फिर इंटरफेयर किया तो उसके अंक काट दिए जाएंगे, डीमन वापस फ्रैन पर डार्कनेस थंडरबोल्ट चला देता है। डंजन के अपर लेवल पर डोनाल्ड का ग्रुप उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है जो नीचे फ्रैन तक जाता था। वापस बैटलफील्ड में टीचर फिर से फ्रैन को एस्केप करने के लिए रिटर्न फेदर सजेस्ट करता है, लेकिन फ्रैन उसे रिफ्यूज कर देती है और कामली कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लेन करती है। डार्क स्पीयर से बचते हुए टीचर फाइनली एग्री करता है कि वो फ्रैन को जितनी भी पावर चाहिए सब देगा। फ्रैन इनक्रेडिबल प्रिसीजन के साथ डीमन के डार्क एक्सप्लोजन अटैक्स डॉज कर रही थी। सिचुएशन एनालाइज करते हुए टीचर नोटिस करता है कि डीमन जानबूझकर डंजन मास्टर से दूरी बनाए रखा है। एक थ्योरी टेस्ट करने के लिए टीचर फ्रैन से डंजन मास्टर पर फायर एरो चलाने को कहता है। डीमन तुरंत अपने बॉडी से अटैक ब्लॉक कर लेता है। तभी डोनाल्ड की कई बार टीचर को याद आती है डंजन मास्टर मरने पर क्या होता है। इसके बाद फ्रैन और टीचर मिलकर डीमन पर मल्टीपल फायर स्पेल्स चलाते हैं, लेकिन डीमन एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर सब न्यूट्रलाइज कर देता है। एमपी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है और टीचर एक रिस्की मूव सजेस्ट करता है। डीमन जैसे ही एक और डार्कनेस थंडरबोल्ट चलाता है, टीचर माना सेंस एक्टिवेट करता है और डिस्कवर करता है कि बिग स्पेल के बाद डीमन को एमपी रिकवर करने में एग्जैक्टली 3 सेकंड लगते हैं। टीचर फ्रैन को विंड मैजिक यूज करके खुद को डंजन मास्टर की तरफ थ्रो करने को कहता है। फ्रैन ऐसा करती है और कुछ फायर स्पेल से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। डीमन प्लान समझ जाता है और टीचर पर डार्क बम्बार्डमेंट से हमला करता है, लेकिन यही असली ट्रिक थी। टीचर डीमन की तरफ टर्न करता है और सीधे उसके क्रिस्टल पर स्ट्राइक करता है। ऑलमोस्ट सारा एमपी खर्च करके टीचर डीमन को डिफीट कर देता है, लेकिन खुद बैडली इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर फ्रैन इमोशनली टूट जाती है। उसी पर डीमन के क्रिस्टल और एमपी रीजेनरेशन स्किल की वजह से टीचर धीरे धीरे हील होने लगता है। फ्रैन जब इमोशनली टीचर को होल्ड कर रही होती है, तभी डंजन मास्टर बचा खुचा एमपी यूज करके एक और डीमन समन करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैन उसे पहले ही रोक देती है। वो उसका हाथ काट देती है जिसमें सैक्रिफाइस ब्रेसलेट बंधा होता है, वही जो मरने के बाद रिवाइव होने की पावर देता था, और उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद डंजन मास्टर मर जाता है और पूरी केव आइवरी ब्रिक से बने एक रूम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद डोनाल्ड और उसका ग्रुप वहां पहुंचता है। डोनाल्ड फ्रैन की अचीवमेंट की तारीफ करता है, लेकिन बिना बताए आगे बढ़ जाने के लिए उसे डांटता भी है। फाइनली जब डंजन क्लियर टीम वापस एलेसा लौटती है, टीचर फ्रैन को बताता है कि उसका लेवल अब 25 हो चुका है और उसके पास नए स्किल्स के साथ ट्रूली इंप्रेसिव स्टैट्स भी हैं। टीचर खुद भी अपने नए स्किल्स और एबिलिटीज देखकर जेन्युइनली इंप्रेस था, लेकिन जैसे ही उसने कैजुअली पूछा कि डेवलपमेंट पॉइंट्स कैसे स्पेंड करने चाहिए, उसे ये देखकर शॉक लगा कि फ्रैन उसके स्किल्स को लेकर इतना एक्साइटेड होने पर नाराज लग रही थी। डोनाल्ड ने तो इस पर उसे अच्छे से डांट भी दिया। फ्रैन के मूड को फिर से पॉजिटिव बनाने के लिए टीचर उसे सॉफ्टली याद दिलाता है कि उसने प्रॉमिस किया था मिशन पूरा होने के बाद वो उसे करी बनाकर खिलाएगा। बस इतना सुनते ही फ्रैन की आंखें चमक उठती हैं और कॉन्वर्सेशन नेचुरली स्किल्स की प्लानिंग पर शिफ्ट हो जाती है। डिसाइड होता है कि पॉइंट्स सोर्ड्समैनशिप और आर्ट्स में लगाए जाएंगे। दोनों को मैक्स लेवल तक ले जाने के बाद फ्रैन ब्लेड आर्ट्स, मास्टरी और एलिमेंटल स्किल्स सीखती है। जो पॉइंट्स बचते हैं उन्हें स्किल टेकर पर इन्वेस्ट किया जाता है और उसे कंप्लीटली अपग्रेड कर दिया जाता है। उसी रात फ्रैन एडवेंचरर्स गिल्ड लौटती है, जहां क्लिम्ट उसका स्वागत करता है और डंजन में उसकी रीसेंट अचीवमेंट के लिए बधाई देता है। फिर क्लिम्ट कैजुअली पूछता है कि डीमन क्रिस्टल का क्या हुआ। फ्रैन कामली जवाब देती है कि उसे मारते वक्त क्रिस्टल टूट गया था। क्लिम्ट थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फेरीज की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस न होने की वजह से वो फ्रैन की बात मान लेता है।
तभी आर्मर पहने एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी कमरे में घुस आता है और लाउडली दावा करता है कि फ्रैन झूठ बोल रही है। वो घमंडी और दिखावटी नाइट खुद को ऑगस्ट एल्सैंड इंट्रोड्यूस करता है, एलएसआई नाइट ब्रिगेड का ल्यूटेनेंट, और एटीट्यूड पूरी तरह इरिटेटिंग। फ्रैन और टीचर को याद आता है कि उन्होंने पहले नेल से ऑगस्ट का नाम सुना था। ऑगस्ट अपनी लाई डिटेक्शन एबिलिटी पर गर्व करता है। टीचर उस पर आइडेंटिफाई स्पेल यूज करता है और उसकी स्पेशल एबिलिटी एसेंस ऑफ लाइज का वर्बल डिस्क्रिप्शन देख लेता है। टीचर इंस्टेंटली समझ जाता है कि ऑगस्ट इस एबिलिटी का मिसयूज अपने करप्ट डिजायर्स के लिए करता है। ऑगस्ट फ्रैन को झूठ बोलने के आरोप में पनिश करने की मांग करता है, लेकिन क्लिम्ट फॉर्मली इसे रिजेक्ट कर देता है और फ्रैन द्वारा एक ग्रेटर डीमन को मारने की अचीवमेंट सामने रखता है। साथ ही ऑगस्ट की डीमन क्रिस्टल और मटेरियल्स लेने की डिमांड भी ठुकरा दी जाती है, क्योंकि उसके नाइट्स ने डंजन कॉन्क्वेस्ट में हिस्सा ही नहीं लिया था। ऑगस्ट आर्ग्यू करता है कि दी गई इन्फॉर्मेशन वेग थी और एडवेंचरर्स को इंसल्ट करती है, लेकिन क्लिम्ट उसकी सारी बातें साफ साफ कंडेम कर देता है। क्लिम्ट ये भी पॉइंट आउट करता है कि कितना स्ट्रेंज है कि कैप्टन अर्ट्स ने हेल्प रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया और ये डिसीजन शायद ऑगस्ट ने ही लिया था। डिबेट और हीटेड होती जाती है। सिचुएशन काम करने के लिए फ्रैन अपने गॉब्लिन मटेरियल्स ऑफर करती है, लेकिन डिस्गस्ट से भरा ऑगस्ट उन्हें झट से छीन लेता है। एंगर में फ्रैन उसे चाकू मारने तक का सजेशन दे देती है, लेकिन टीचर उसे रोक लेता है और प्रपोज करता है कि ऑगस्ट पर उनके नए स्किल्स टेस्ट किए जाएं। फ्रैन अग्री कर जाती है। वे ऑगस्ट की एसेंस ऑफ लाइस के साथ उसकी एटिकेट बुक भी चुरा लेते हैं। अब ना तो वो लाइस पहचान पाता है, न ही प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन कर पाता है। कंप्लीटली एक्सपोज्ड होकर ऑगस्ट ऑफिस से निकल जाता है। उसी मोमेंट नेल अंदर आती है और क्लिम्ट उसके रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए अपनी अनप्लेजेंट कहानी बताता है। इसके बाद क्लिम्ट ऑफिशियली अनाउंस करता है कि फ्रैन को डी रैंक में प्रमोट कर दिया गया है। खुश फ्रैन अपनी न्यूली लर्न्ड नोबल एटिकेट दिखाते हुए पोलाइटली बो करती है और थैंक्स कहती है। रिसेप्शन डेस्क पर नेल फ्रैन को फॉर्मली उसका नया रैंक और रिवॉर्ड्स हैंडओवर करती है। ड्वार्फ एडवेंचरर लेवेंट और वहां मौजूद बाकी एडवेंचरर्स भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। डंजन कॉन्क्वेस्ट में उनके सपोर्ट के लिए फ्रैन उन्हें ड्रिंक्स ट्रीट करती है। गिल्ड सेलिब्रेशन के बाद फ्रैन अपने कमरे में सो जाती है और नींद में भी उसी करी का नाम बड़बड़ाती रहती है जो टीचर ने बनाने का वादा किया था। उस स्लीपी रिक्वेस्ट पर टीचर हंस पड़ता है, उसे अच्छे से सुला देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग करी बनाने का प्रॉमिस करता है। उसी रात टीचर एक स्ट्रेंज ड्रीम देखता है। 3 गॉडेसेस लाइट से घिरी हुई उससे बात करती हैं और उसकी सोर्ड लाइक बॉडी दिखाती हैं। ड्रीम से जागने पर टीचर रियलाइज करता है कि अब उसे सपने नहीं आते और ये उसे अजीब लगता है क्योंकि पहले सपने आते थे। कुछ ही समय बाद नदी के किनारे टीचर फ्रैन को रूफस की दुकान से खरीदी गई इंग्रेडिएंट्स से कुकिंग सिखाता है। पहले वे हैमबर्गर स्टेक्स बनाते हैं और कुक्ड स्टेक्स पॉकेट डिमेंशन में स्टोर कर लेते हैं। फिर मेन डिश करी टुगेदर बनाते हैं और एंड में फ्रैन को करी बेहद पसंद आती है। 1 हफ्ता गुजर जाता है। इस दौरान फ्रैन लगातार गिल्ड मिशंस कंप्लीट करती है जब तक कि गैरिस उसका आर्मर फिनिश नहीं कर देता। एक आफ्टरनून एलेसा के गेट कीपर से फ्रैन को विस्काउंट एल्सैंड के बारे में पता चलता है, जिसे इंडोमिटेबल नाइट ऑगस्ट भी कहा जाता है, और वो फ्रैन को ढूंढ रहा था। गेट कीपर वार्निंग देता है कि अगर उससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो सावधान रहना, और फ्रैन थैंक्स कहकर आगे बढ़ जाती है। सिटी स्ट्रीट्स में चलते हुए टीचर फ्रैन को इन्फॉर्म करता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। सो फ्रैन इंटेंशनली परसुअर्स को एक सिक्योर्ड एरिया में ले जाती है। वहां उनमें से एक आदमी खुद को ऑगस्ट रिवील करता है, अब पहले से कहीं ज्यादा केयरलेस। फ्रैन न तो उसे पहचानती है न याद करती है। इससे इरिटेट होकर ऑगस्ट अपना हायर्ड असैसिन जुरिन बुलाता है, एक ब्लू कैट बीस्टमैन जो फ्रैन की ब्लैक कैट लीनिएज का वीकर वर्जन था। उसने फ्रैन को कंप्लीटली रूइन करने के बदले के तौर पर उसे मरवाने के लिए हायर किया था। ऑगस्ट द्वारा रखा गया ब्लू कैट क्लैन का असैसिन ज्यूरिन जानबूझकर फ्रैन को मेंटली प्रोवोक करता है और यहीं फ्रैन रिफ्लेक्स में टीचर को म्यान से बाहर निकाल लेती है। ब्लू कैट क्लैन की हिस्ट्री से बेखबर फ्रैन उसे अपने ब्लैक कैट क्लैन के साथ हुए उस खौफनाक पास्ट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर माहौल और हैवी हो जाता है। ज्यूरिन अपनी स्किल्स पर घमंड करता हुआ ऑगस्ट की तरफ देखता है और ऑगस्ट उसे फ्रैन से निपटने का इशारा करके खुद सेफ डिस्टेंस पर चला जाता है। ज्यूरिन धीरे धीरे फ्रैन के पीछे चलते हुए उसके कान में फुसफुसाकर पूछता है कि क्या वो उससे डर रही है, और बस यहीं फ्रैन पलटकर उससे भिड़ जाती है। फ्रैन के एक पल के हेजिटेशन का फायदा उठाकर ज्यूरिन हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर समय रहते फ्रैन को अलर्ट कर देता है, जिससे वो वार को बचा लेती है। टीचर को तुरंत एहसास हो जाता है कि ज्यूरिन की तलवार उस विशाल दानव की तलवार से भी बेहतर है। उसी पल फ्रैन स्वीकार करती है कि ब्लू कैट्स ने ही उसके और उसके माता पिता का शिकार किया था। अपर हैंड लेते हुए ज्यूरिन उस घटना का जिक्र करता है जब उसने एक ब्लैक कैट माँ और उसकी बेटी को टॉर्चर किया था।
फ्रैन अंदर से टूटने लगती है, लेकिन टीचर उसे उसके एवोल्यूशन के फाइनल गोल की याद दिलाता है और फ्रैन ज्यूरिन की तुलना उसी जायंट डीमन से करने लगती है जिससे वे पहले लड़ चुके थे। अपने डर को क्रश करते हुए जैसे ही फ्रैन को पता चलता है कि ज्यूरिन ने कितनी ब्लैक कैट्स को मारा है, वो उसका तलवार पकड़ने वाला हाथ काट देती है। इसके बाद वो उसके हाथ पैर अलग अलग कर देती है और आखिर में उसके सिर के ऊपरी हिस्से को काटकर उसे खत्म कर देती है। इससे पहले कि फ्रैन घबराए हुए ऑगस्ट की तरफ बढ़ पाती, क्लिम्ट द्वारा भेजा गया एक वाटर स्पिरिट उन्हें रोक लेता है और फ्रैन को तुरंत ऑफिस वापस बुलाया जाता है। वहां क्लिम्ट खुलासा करता है कि ऑगस्ट के पिता काउंट ओल्म्स ने फैमिली स्कैंडल के चलते उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवाया था। फ्रैन द्वारा सिचुएशन हैंडल कर लेने की वजह से आगे का मामला क्लिम्ट ने अपने हाथ में ले लिया था। डिटेल्स में फ्रैन को खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो ये ज़रूर पूछती है कि क्या उसे इस काम का पेमेंट मिलेगा, और क्लिम्ट इसे कंफर्म कर देता है। जैसे ही फ्रैन रिवॉर्ड लेने के लिए ऑफिस से निकलने वाली होती है, उसकी टक्कर एक कर्वी फेरी से हो जाती है। पहले तो फेरी माफ़ी मांगती है, फिर अचानक फ्रैन को गले लगाकर उससे कहती है कि वो उसे मम्मी कहकर बुलाए। फ्रैन ऑकवर्डली उस हग से निकलने की कोशिश करती है, तभी क्लिम्ट फेरी अमांडा को ऐसा न करने के लिए टोकता है। टीचर अमांडा पर आइडेंटिफाई स्पेल यूज करता है और देखता है कि उसके स्टैट्स उसकी रैंक को परफेक्टली जस्टिफाई करते हैं। अमांडा बताती है कि उसने गिल्ड लॉबी में फ्रैन के बारे में ढेरों कहानियां सुनी हैं। ऑफिस से निकलते वक्त अमांडा कैजुअली कहती है कि वे फिर मिलेंगे, लेकिन फ्रैन फ्लैटली इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। अमांडा से पहली मुलाकात के बाद अजीब तरह से अमांडा हर जगह फ्रैन के सामने आने लगती है और हर बार इसे कोइंसिडेंस बताती है। अमांडा के प्रेशर से तंग आकर फ्रैन अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन नेल को बता देती है। नेल उसे समझाती है कि अमांडा उन बच्चों के लिए ऑर्फनेज चलाती है जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। उसी वक्त अमांडा नेल के पास आकर फिर से कोइंसिडेंस शब्द दोहराती है और नेल उसे बताती है कि क्लिम्ट उसे बुला रहा है। क्लिम्ट के ऑफिस में वो फ्रैन को अपने कलेक्शन में से 2 क्रिस्टल्स चुनने का ऑप्शन देता है। बदले में उसे द स्पाइडर नेस्ट नाम की डंजन से जुड़ा मिशन एक्सेप्ट करना होता है। फ्रैन की बार्गेनिंग स्किल्स की वजह से वो डील को ट्विस्ट करके क्लिम्ट से 5 क्रिस्टल्स निकलवा लेती है, जिससे क्लिम्ट विजिबली इरिटेटेड हो जाता है। फिर फ्रैन को पता चलता है कि ये मिशन उस पर सिर्फ उनके रिश्ते को लेकर फैली बैड रूमर्स की वजह से नहीं थोपा गया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग एक मिशन क्लियर करना जरूरी था। इतना ही नहीं, अगर फ्रैन ये मिशन कंप्लीट कर लेती है तो उसे ओल्मोट डंजन में भी एंट्री मिल जाएगी। तभी अमांडा जोर से डोर तोड़ते हुए ऑफिस में घुस आती है और ओपनली अनाउंस करती है कि वो फ्रैन के साथ इस मिशन पर जाएगी। क्लिम्ट अनिच्छा से अग्री कर जाता है। इसके बाद फ्रैन अपने रूम में बैठकर टीचर द्वारा बनाई गई करी एंजॉय करती है और दोनों द स्पाइडर नेस्ट के बारे में कामली डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर बात क्लिम्ट द्वारा दिए गए क्रिस्टल्स पर आती है, 3 डी रैंक के और 2 सी रैंक के, जिन्हें टीचर ने पहले कभी नहीं देखा था। बिना एक पल गवाए टीचर क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर्स इवॉल्व होती हैं और उसे 45 ईपी मिलते हैं। मिशन लोकेशन पर पहुंचते ही अमांडा फ्रैन का स्वागत करती है। इसके बाद अज़्योर गार्डियंस के लीड एडवेंचरर क्रूज अपने और अपनी टीममेट्स रिग और एजल का इंट्रोडक्शन देता है, जो रैंक ई प्रमोशन क्वेस्ट के जजेस होंगे। क्रूज बाकी टीम से भी इंट्रोडक्शन देने को कहता है। ड्रैगन्स रॉ के क्रैड सबसे पहले आगे आते हैं और फ्रैन को डिसलाइक भरी नज़र से देखते हैं। फिर आइज ऑफ द फॉरेस्ट पार्टी के लीडर फ्रेयन, उसके बाद अमांडा और अंत में फ्रैन अपना परिचय देती है। फ्रैन का नाम सुनते ही क्रैड अग्रेसिव हो जाता है और आरोप लगाता है कि फ्रैन ने जीएम को मैनिपुलेट करके जल्दी प्रमोशन ले ली। वो जीएम को लेकर फैली र्यूमर्स भी दोहराता है और अमांडा को ओल्ड हैक कह देता है। ये सुनते ही अमांडा भड़क जाती है और क्रैड से माफ़ी मंगवाती है। अमांडा के ग्रिप से छूटने के बाद भी क्रैड ये मानने से इनकार करता है कि फ्रैन ने जीएम को मैनिपुलेट नहीं किया और फ्रैन शांति से फिर एक बार उस आरोप को नकार देती है। क्रूज आगे बढ़ते हुए मिशन की पूरी ब्रीफिंग देता है कि अमांडा की रोल क्या होगी, मिशन का शॉर्ट समरी और स्पाइडर नेस्ट डंजन की बेसिक डिटेल्स जहां ये सब होने वाला है। चलते चलते वो गैरेज से मिली एक इंपॉर्टेंट इन्फो भी शेयर करता है कि डंजन के कोर क्रिस्टल्स ही मॉन्स्टर्स को जन्म देते हैं और यही गिल्ड की इकोनॉमी का मेन सोर्स होते हैं। इसी बीच जैसे ही ग्रुप आगे बढ़ रहा होता है, क्रैड जानबूझकर फ्रैन को धक्का देकर नदी में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैन समहाउ बैलेंस बना लेती है और बच जाती है। इस हरकत का नतीजा ये होता है कि अमांडा वहीं क्रैड को पनिश करती है। इन सब डिसरप्शंस की वजह से पूरा ग्रुप शेड्यूल से पीछे हो जाता है। उसी रात कैंप लगाया जाता है और फ्रैन को सबसे पहले नाइट वॉच की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। नाइट वॉच के दौरान क्रैड, जो अब भी फ्रैन पर डाउट कर रहा होता है, टीचर को इंसल्ट करते हुए उसे ड्यूअल के लिए प्रवोक करता है। सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए टीचर सुझाव देता है कि फ्रैन मॉन्स्टर्स पर नजर रखने के लिए विंड और अर्थ बैरियर्स खड़े कर दे। फ्रैन तुरंत विंड और अर्थ एरिया स्पेल्स कास्ट करती है, जिसे देखकर फ्रियन जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो जाता है। इसके बाद फ्रैन सीधे क्रैड को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देती है।
ड्यूअल शुरू होता है और ऑनेस्टली फ्रैन क्रैड को काफ़ी आसानी से हरा देती है। ये देख अमांडा क्यूरियस हो जाती है और फ्रैन को एक फ्रेंडली ड्यूअल के लिए चैलेंज कर देती है। फ्रैन एक कंडीशन पर अग्री करती है, अगर वो जीतती है तो अमांडा उसका पीछा करना बंद करेगी। वहीं अमांडा शर्त रखती है कि अगर वो जीत गई तो फ्रैन उसे मम्मी कहेगी। टीचर थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन फ्रैन कामली समझाती है कि उसने ये ड्यूअल इसलिए एक्सेप्ट किया है ताकि वो जान सके कि एक हाई रैंक एडवेंचरर के सामने वो कितनी देर टिक सकती है। ड्यूअल में फ्रैन हार तो जाती है, लेकिन अमांडा को जेन्युइनली टफ फाइट देती है। इम्प्रेस्ड होकर अमांडा फ्रैन को मम्मी न कहने की छूट दे देती है। अगले दिन फ्रैन फॉर्मली क्रूज से माफी मांगती है कि उसने फाइट के दौरान फॉरेस्ट के इतना पास फायर मैजिक यूज किया था। क्रूज इसे कैजुअली लेता है और बताता है कि उसने और क्रैड की पार्टी ने भी कभी अमांडा को चैलेंज किया था, लेकिन सबको मानना पड़ा कि वे उसके सामने टिक नहीं पाए। आखिरकार ग्रुप स्पाइडर नेस्ट डंजन के एंट्रेंस तक पहुंच जाता है और क्रूज अपने गिल्ड कार्ड का इस्तेमाल करके डंजन को ओपन करता है। अंदर कदम रखते ही टीचर फ्रैन को अलर्ट करता है कि डंजन के अंदर हर कदम सोच समझकर रखना होगा। जैसे ही वे डंजन के अंदर आगे बढ़ते हैं, फ्रैन और टीचर उसकी ग्रैंड स्केल देखकर जेन्युइनली सरप्राइज रह जाते हैं। क्रूज BF1 का लेआउट एक्सप्लेन करता है और ग्रुप को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर अरेंज करता है। अमांडा फ्रैन को अपने डंजन से जुड़े पास्ट के बारे में बताती है और कैसे इसी एक्सपीरियंस ने उसे ऑर्फनेज खोलने के लिए इंस्पायर किया था। उनकी कॉन्वर्सेशन अचानक रुक जाती है जब वेब स्पिनिंग स्पाइडर्स उन्हें सराउंड कर लेती हैं, लेकिन सामने खड़े एडवेंचरर्स बिना डीले उन्हें क्विकली एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड फ्लोर पर पहुंचते ही हॉर्नेट टाइप मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं। आगे बढ़ते हुए फ्रैन अमांडा से पूछती है कि आर्ट्स, स्किल्स और मैजिक में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। अमांडा जैसे ही आर्ट्स एक्सप्लेन करना शुरू करती है, कुछ इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स बाकी मेंबर्स पर हमला कर देते हैं और अमांडा एग्जाम्पल के तौर पर क्रैड के पावरफुल स्विंग अटैक को पॉइंट आउट करती है। थर्ड फ्लोर पर क्रूज ग्रुप को वॉर्न करता है कि ये फ्लोर ट्रैप्स से भरा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली क्रैड के कुछ कंपेनियंस अननोइंगली ट्रैप्स एक्टिवेट कर लेते हैं। जब बाकी एडवेंचरर्स ट्रैप्स हैंडल कर रहे होते हैं, अमांडा फ्रैन को स्किल्स के बारे में डिटेल में समझाना शुरू करती है। उसी दौरान एजल अपने ट्रैप सेंस स्किल का इस्तेमाल करके आगे के रास्ते में लगे ट्रैप्स डिसेबल करने में मदद करता है। फ्रैन को ये स्किल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और टीचर भी एग्री करता है कि ये कितना प्रैक्टिकल और यूजफुल है। आगे बढ़ते हुए अमांडा स्किल्स के टाइप्स एक्सप्लेन करती है, यूनिक स्किल्स और बोनस स्किल्स, और फिर डिस्कशन मैजिक की तरफ शिफ्ट हो जाती है। वो मैजिक के 4 मेन एलिमेंट्स एक्सप्लेन करती है और ये भी बताती है कि हर एलिमेंट को मास्टर करने के लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग जरूरी होती है। BF4 के गेट पर वेब स्पाइडर्स का एक बड़ा स्वार्म उनका रास्ता रोक लेता है। फ्रीऑन की टीम फ्रंट से अटैक करती है, क्रैड की टीम बैकअप प्रोवाइड करती है और इसी बीच अमांडा फ्रैन को कॉम्पोजिट मैजिक के बारे में समझाती है। वुड, आइस, लाइफ, लाइटनिंग, सैंड और मेटल जैसे एलिमेंट्स। इनमें से थंडर मैजिक फ्रैन को सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। BF4 पर पहुंचकर क्रूज ग्रुप के लिए शॉर्ट ब्रेक डिसाइड करता है। वे सभी टूटे हुए पिलर्स और डेब्री से भरे एक विशाल चेंबर में आराम करते हैं। ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए फ्रैन अमांडा को टीचर करी का एक बोल देती है। करी खत्म होने के बाद अमांडा लाइट और शैडो इन 2 एडिशनल एलिमेंट्स के बारे में बात करती है और उनसे जुड़े स्किल्स और एबिलिटीज एक्सप्लेन करती है। क्रैड एडमिट करता है कि अब तक डंजन सरप्राइजिंगली ईजी रहा है, लेकिन क्रूज और एजल दोनों उन्हें वार्न करते हैं कि आगे पावरफुल मॉन्स्टर्स और डेंजरस ट्रैप्स उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद फ्रैन टीचर को लाइटनिंग मैजिक सीखने के लिए कन्विंस करती है और उसे विंड मैजिक को मैक्स लेवल तक डेवलप करने के लिए कहती है ताकि स्टॉर्म और थंडर मैजिक अनलॉक हो सके। BF5 का जर्नी उतना ही डेंजरस साबित होता है जितना बताया गया था। उनका फाइनल गोल डंजन के सेंटर तक पहुंचना, क्रिस्टल कलेक्ट करना और सेफली बाहर निकलना है। लेकिन BF6 पर ट्रैप्ड स्पाइडर्स का एक नया वेरिएंट ग्रुप पर हमला कर देता है और जेनल डेडली पॉइजन से प्रभावित हो जाती है। इसलिए फ्रैन तुरंत उस पर हीलिंग मैजिक यानी एंटीडोट का इस्तेमाल करती है। आइडेंटिफाई करने पर पता चलता है कि ये मकड़ियाँ ट्रिक स्पाइडर्स हैं और क्रूज फैसला करता है कि सबको वापस BF5 लौट जाना चाहिए। फ्रैन और अमांडा की मदद से ग्रुप किसी तरह BF5 तक वापस जाने का रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन रास्ते में ही कहानी ट्विस्ट ले लेती है। फ्रैन अचानक एक टेलीपोर्टर ट्रैप में गिर जाती है और एक जाल में फंस जाती है। इसी हादसे की वजह से फ्रैन, विक्टर और बार्ट्स टीचर से अलग होकर डंजन के एक दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। जब फ्रैन, विक्टर और बार्ट्स एक ही कमरे में होश में आते हैं तो उनके सामने एक विशाल राक्षस खड़ा होता है जिसे ट्रिकस्टर स्पाइडर कहा जाता है। उधर टीचर की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसकी कोई भी सेंसिंग एबिलिटी फ्रैन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही होती। फ्रैन, विक्टर और बार्ट्स एक ही कमरे में उस चालाक मकड़ी के साथ फंसे हुए थे। बाकी ग्रुप बैठकर डिसाइड करता है कि फ्रैन के ग्रुप को कैसे ढूंढा जाए और उस ट्रिकस्टर स्पाइडर से कैसे निपटा जाए।
आखिरकार क्रूज स्क्रैड के ग्रुप में शामिल हो जाता है, रिग फ्रियन के ग्रुप के साथ जाता है और अमांडा अकेले टीचर के साथ आगे बढ़ती है। सेफ डिस्टेंस से अमांडा विंड मैजिक नॉइस कलेक्टर का इस्तेमाल करके फ्रैन की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है। पूरी कोशिश के बावजूद फ्रैन नहीं मिलती और अमांडा आगे बढ़ने का फैसला करती है, जबकि टीचर अंदर ही अंदर फ्रैन की सेफ्टी को लेकर काफी वरिड रहता है। जब अमांडा दोबारा नॉइस कलेक्टर इस्तेमाल करती है, उसी वक्त टीचर स्प्लिट थिंकिंग का उपयोग करके कोई ऐसी स्किल ढूंढने की कोशिश करता है जिससे फ्रैन को लोकेट किया जा सके। तब टीचर अपनी समन मिनियन स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है और सिस्टम अनाउंसर की सलाह मानते हुए एक ओनिक्स वुल्फ को समन करता है। लेकिन समन होते ही वो भेड़िया टीचर पर ही अटैक कर देता है। अचानक सामने आए इस मिस्टीरियस ओनिक्स वुल्फ को देखकर अमांडा तुरंत अपना हथियार निकाल लेती है, लेकिन तभी टीचर टेलीपैथिकली उसे रोकने को कहता है। टीचर समझाता है कि वो फ्रैन का दोस्त है और ये भेड़िया फ्रैन को ढूंढने के लिए बुलाया गया था। सिचुएशन थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन अमांडा पीछे हट जाती है। टीचर को तब समझ आता है कि भेड़िया मैना फ्रेंजी में है। ये फ्रेंजी इसलिए हुआ था क्योंकि टीचर ने समन करते वक्त जरूरत से ज्यादा मैना यूज कर लिया था, जिससे भेड़िए को अनबेरेबल पेन हुआ और उसने अपने समनर को ही खतरा मान लिया। तभी अमांडा सुझाव देती है कि टीचर भेड़िए को एक नाम दे दे ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। टीचर उसका नाम जेट रख देता है। नाम मिलते ही भेड़िया शांत हो जाता है और एक शैडो वुल्फ में इवॉल्व हो जाता है। अब जेट पूरी तरह टीचर के कमांड्स फॉलो करता है, इसलिए टीचर उसे फ्रैन की सेंट सूंघकर उसे ढूंढने का आदेश देता है। जैसे ही जेट को फ्रैन की सेंट मिलती है, वो टीचर को सीधे उसकी तरफ ले जाता है और अमांडा भी उनके पीछे पीछे चलती है। दूसरी तरफ फ्रैन विक्टर और बार्ट्स के ट्रिक्स्टर स्पाइडर के जाल में फंसी हुई थी और छोटे छोटे ट्रिक स्पाइडर्स उन पर हमला करने वाले ही थे। लेकिन टीचर की बातों को याद करके फ्रैन को हिम्मत मिलती है। वो अपने दोनों साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और हाथ पैरों से ही उन छोटी मकड़ियों को मार गिराती है। अब टीचर का ग्रुप फ्रैन की लोकेशन के काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में एक डेड एंड आ जाता है। तब अमांडा टॉर्नेडो लैंस का इस्तेमाल करती है, जिससे दीवार टूट जाती है और एक हिडन पाथ खुल जाता है जो मकड़ी के जालों और मकड़ियों से भरा होता है। टीचर बिना हिचकिचाए सबसे पहले उस नए रास्ते में जाने का फैसला करता है। इसी दौरान फ्रैन ट्रिक्स्टर स्पाइडर के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखती है। तभी टीचर बीच में इंटरवीन करता है। वो खुद पर इटर्नल फायर कास्ट करता है और सीधे ट्रिक्स्टर स्पाइडर को चीरता हुआ फ्रैन तक पहुंच जाता है। ट्रिक्स्टर स्पाइडर भाग निकलती है, इसलिए टीचर तुरंत फ्रैन पर ग्रेटर हील और एंटीडोट का इस्तेमाल करता है। टीचर और फ्रैन के बीच एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट आता है, लेकिन अमांडा बीच में ही उसे तोड़ देती है। जेट का फ्रैन से प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है। फिर अमांडा सीधे टीचर से पूछ लेती है कि वो एक बोलने वाली तलवार क्यों है। टीचर की अनुमति से फ्रैन उसे टीचर का सीक्रेट बता देती है। इस बड़े रिवील के बाद फ्रैन विक्टर और बार्ट्स को पूरी तरह हील कर देती है, जो दोनों मौत के बिल्कुल करीब थे। अच्छी बात यह रहती है कि विक्टर और बार्ट्स को टीचर के सीक्रेट की कोई याद नहीं रहती, लेकिन तभी सिचुएशन फिर बिगड़ जाती है। एक व्हाइट आउल मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है क्योंकि ट्रिक्स्टर स्पाइडर अभी भी जिंदा थी और टीचर की दी गई चोटों से रिकवर कर चुकी थी। अब फ्रैन, टीचर, अमांडा, जेट, बार्ट्स और विक्टर का सामना एक व्हाइट आउल मॉन्स्टर से होता है, जबकि दूसरी तरफ ट्रिक स्पाइडर्स का झुंड क्रूज की साइड पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में फ्रैन जेट की पीठ पर सवार हो जाती है और अमांडा भी बार्ट्स और विक्टर को लेकर जेट पर चढ़ जाती है। बार्ट्स और विक्टर क्रैड और जनिल से जाकर मिल जाते हैं, जबकि फ्रैन जेट की मदद से उन एडवेंचरर्स को बचाने लगती है जो ट्रिक स्पाइडर के जालों में फंसे हुए थे। इसके बाद फ्रैन और अमांडा मिलकर फायर और विंड मैजिक से आसपास की बाकी मकड़ियों का सफाया कर देती हैं। जो व्हाइट आउल जैसा दिख रहा था, वो असल में रिक का परिचित तालुआ निकलता है। पास ही एक ट्रिक्स्टर स्पाइडर भी मौजूद होती है और फ्रैन उस पर हमला करने का फैसला करती है, लेकिन मकड़ी अपने बच्चों के जाल से एक शील्ड बना लेती है और खुद को बचा लेती है। इसके बाद रिक तालुआ की मदद से हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके सबको ठीक करता है। फिर क्रूज फ्रैन से कहता है कि वो ट्रिक्स्टर स्पाइडर से निपटे, जबकि बाकी लोग दूसरी मकड़ियों को संभालेंगे। फ्लेयर बर्स्ट का इस्तेमाल करके फ्रैन ट्रिक्स्टर स्पाइडर का जाल तोड़ देती है और फायर एन्चांट किए हुए टीचर के साथ जेट पर सवार होकर आखिरकार उस चालाक मकड़ी को खत्म कर देती है। हालांकि चालाक मकड़ी खुद को बचाने के लिए चालाक मकड़ियों से बना एक स्फीयर खड़ा कर लेती है ताकि वो भाग सके। इस जाल से निकलने के लिए फ्रैन और टीचर मिलकर स्टन बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे एक एक करके उस घेरे से बाहर निकल पाते हैं और चालाक मकड़ी को कुछ पल के लिए बेहोश कर देते हैं। लेकिन मकड़ी के अचानक काउंटर अटैक से फ्रैन घबरा जाती है और इसी पल अमांडा आगे बढ़ती है, उसे खत्म कर देती है और उसका क्रिस्टल भी तोड़ देती है। ये देखकर फ्रैन थोड़ा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो खुद उस धूर्त मकड़ी को हराना चाहती थी और अमांडा भी समझ जाती है कि उसने फ्रैन का मौका छीन लिया, जिससे वो खुद भी निराश हो जाती है। इसके बाद एक नया रास्ता खुलता है और ग्रुप आखिरकार डंजन के सेंटर तक पहुंचकर कोर क्रिस्टल को ढूंढ लेता है और उसे कलेक्ट करने आगे बढ़ता है। उसी रात फ्रैन अमांडा से पूछती है कि क्या उसने कभी ब्लैक कैट ट्राइब का कोई ऐसा सदस्य देखा है जो इवॉल्व हो चुका हो, लेकिन अमांडा बताती है कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा। उसे कुछ ब्लैक कैट्स की याद आती हैं जो इवॉल्व होना चाहती थीं और वो फ्रैन को पूरा सपोर्ट देने का वादा करती है।
उधर क्लिम्ट की बात करें तो गेम मास्टर डंजन एक्सपेडिशन में फ्रैन की रीसेंट अचीवमेंट्स की जमकर तारीफ करता है। इन्हीं उपलब्धियों की वजह से क्लिम्ट फ्रैन को ऑलमिट माइन एक्सप्लोर करने की परमिशन देता है और साथ ही उसे अपने जॉब क्लास को भी चेक करने की सलाह देता है। फ्रैन नेल की मदद से ऐसा करती है और नई अवेलेबल क्लासेस में से बैटल मेज को चूज करती है। इसके बाद फ्रैन गैरेस की वर्कशॉप जाती है जहां वो अपने लिए बनवाया गया कैट आर्मर लेने पहुंचती है। क्योंकि आर्मर सेट के हर आइटम का नाम रखा गया था, इसलिए उन्हें बीस्ट गॉड्स की तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग भी मिली हुई थी। आर्मर देखकर खुश होने के बावजूद टीचर गैरेस से नाराज हो जाता है क्योंकि आर्मर का पेट वाला हिस्सा खुला हुआ होता है। लेकिन गैरेस के एक्सप्लेनेशन से टीचर को समझ आता है कि ये डिज़ाइन असल में कैट्स की प्रेफरेंस के हिसाब से है और खुला होने के बावजूद गॉड्स की डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से वो हिस्सा पूरी तरह सेफ है। ये भी पता चलता है कि गैरेस भी ऑलमिट की तरफ जा रहा था, लेकिन फ्रैन और टीचर की तरह समुद्र के रास्ते नहीं बल्कि पहाड़ों से होकर जाने की प्लानिंग कर रहा है। अगले दिन अलेसा में फ्रैन ने जो भी दोस्त बनाए थे वे सब उसे विदा करने आते हैं। सबको गुड बाय कहने के बाद फ्रैन जेट पर सवार होकर आगे की जर्नी के लिए निकल जाती है। इसी बीच रिग को दिखाया जाता है कि वो क्लिम्ट का भतीजा है जिसे ट्रिक स्पाइडर डंजन से जुड़ी रिपोर्ट्स की जांच का काम सौंपा गया था, जिनका कनेक्शन ऑगस्ट उल्सान से बताया जा रहा था। दरअसल उसने अलेसा राडॉस से डंजन का कंट्रोल छीनने की साजिश रची थी। रिग को रैन पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी दी जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं वो राडॉस की स्पाई तो नहीं है, लेकिन तालुआ की रिपोर्ट सुनने के बाद इस शक को खारिज कर दिया जाता है। दूसरी ओर फ्रैन जेट पर सवार होकर एक अननोन डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही होती है। फ्रैन टीचर के साथ उड़ते हुए एक फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ जा रही होती है, तभी एक अनडेड मॉन्स्टर अचानक उन पर हमला कर देता है। एनिमे का अंत इसी सीन पर होता है जहां फ्रैन क्रैश होकर एक घर में जा गिरती है और वहां उसकी मुलाकात जीन ड्यू विक्स नाम के एक आदमी से होती है जो खुद को एक मेज बताता है।